अस्सलाम वालेकुम। आज हमने स्टार्ट करना है न्यू चैप्टर नंबर 2 बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। तो सबसे पहले हम आते हैं कि व्हाट आर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। हमने चैप्टर नंबर 1 में भी डिस्कस किया था कि हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स है, लेकिन उनमें से जो 16 एलिमेंट्स है जिसको हमने बायो एलिमेंट्स का नाम दिया था, वो क्या कर लेते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को बनाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बॉडी के स्ट्रक्चर को बना देते हैं और फिर डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करते हैं। तो वो एलिमेंट्स या वो मॉलिक्यूल जो कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स में मौजूद होते हैं, इसको हम नाम देते हैं बायोमॉलिक्यूल्स या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स। साइंस के तो बहुत सारे ब्रांचेस है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ्स है, इकोनॉमिक्स है, बहुत सारे हैं। लेकिन जब साइंस का एक ब्रांच हम दूसरे साइंस के ब्रांच के साथ रिलेट कर लेते हैं, या एक साइंस के ब्रांच के प्रिंसिपल दूसरे ब्रांच पे अप्लाई करते हैं, तो इनको हम नाम देते हैं इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इसी तरह हमारे पास बायोलॉजी की भी एक ब्रांच है जिसको हम नाम देते हैं बायोकेमिस्ट्री। यानी यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं कि जो केमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स है वो हम किस चीज़ पे अप्लाई करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म पे अप्लाई करते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील विद द स्टडी ऑफ chemical components and processes occur in living organisms। बायोकेमिस्ट्री में हम क्या पढ़ते हैं कि जितनी भी बायो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी एक एक की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, उनकी बेस की तरफ जाते हैं कि इनके प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, ये अगर किसी दूसरे एलिमेंट के साथ, मॉलिक्यूल के साथ मिलेंगे तो आगे कौन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसके फंक्शन क्या होंगे। तो जब तक हम बायोकेमिस्ट्री को नहीं जानते तब तक हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को डिटेल में स्टडी नहीं कर सकते हैं। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी यानी एनाटॉमी और फिजियोलॉजी को उनकी बेस तक, मैकेनिज्म तक जानने के लिए हमें पहले बायोकेमिस्ट्री का नॉलेज हमारे पास होना चाहिए। लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद है, बहुत सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी मौजूद हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हमारे पास प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, लिपिड्स है, न्यूक्लिक एसिड्स है, जिसमें से आगे डीएनए और आरएनए जो कि डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड्स। जबकि इनऑर्गेनिक में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, साल्ट्स है, एसिड्स है, बेसिस है, बहुत सारे हैं। टेबल तो बुक में दिया हुआ है, वहाँ से तुम लोग डिटेल में देख सकते हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरियल सेल है और एक मेमेलियन सेल है, तो जो कंपोनेंट्स है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक, तो इनकी कंपैरिजन की इसमें कितना परसेंटेज मौजूद है। ये जो परसेंटेज है ये उन सेल की बॉडी वेट के हिसाब से है। तो सबसे पहले हम वाटर की तरफ आते हैं जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। बैक्टीरियल सेल में 70% मौजूद है, मेमेलियन सेल में भी ये 70% मौजूद है। प्रोटीन इसी तरह जो कि हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बैक्टीरियल सेल में 15% है, मेमेलियन सेल में बैक्टीरियल सेल में 15%, मेमेलियन सेल में 18%। इसी तरह कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरियल में 3%, मेमेलियन में 4%। लिपिड्स जो हमारे पास हैं बैक्टीरियल में 2% और मेमेलियन में 3%। ये जो टेबल है ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर इसमें से ये वाला आता है कि वो कौन सा कंपोनेंट है जो कि बैक्टीरियल सेल और मेमेलियन सेल में इनकी परसेंटेज सेम है। तो कौन सा, ये भी 70 है, ये भी 70 है। तो तुम लोगों को कोई ऑप्शन दिए गए होंगे, आगे से तुम लोगों ने वाटर का लिखना है। अब क्या है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जितने भी जानदार है, उनको रहने के लिए, सर्वाइवल के लिए एनर्जी की ज़रूरत है। न सिर्फ सर्वाइवल के लिए बल्कि बॉडी के अंदर न्यू स्ट्रक्चर बनाने के लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के डेवलपमेंट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। और ये एनर्जी किस तरह हासिल करते हैं कि बहुत सारे रिएक्शंस होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं और इन सारे रिएक्शन के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म की डिफिनीशन हम किस तरह करते हैं कि all the chemical reaction that takes place within the living organisms, metabolism।
metabolism. All chemical reactions that takes place in living organism, अब इन रिएक्शन में क्या होते हैं कि बहुत सारे मॉलिक्यूल, किसी में लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल में कन्वर्ट होते हैं, किसी में स्मॉल मॉलिक्यूल लार्ज में कन्वर्ट होते हैं। इनमें हमारे पास क्या क्या है, लेट्स सपोज फोटोसिंथेसिस है जो कि प्लांट्स में होती है एनर्जी बनाने के लिए, ग्लूकोज बनाने के लिए। इसी तरह रिस्पायरेशन भी है हमारे पास, डाइजेशन भी है, मसल कंट्रैक्शन भी है। लेकिन इसी एनाबॉलिज्म को अगेन हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक को हम नाम देते हैं एनाबॉलिज्म, दूसरे को हम नाम देते हैं कैटाबॉलिज्म। कि मेटाबॉलिज्म have 2 types, the anabolism and the catabolism. एनाबॉलिज्म में क्या होता है? एनाबॉलिज्म में ये होता है कि सिंपल मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बना देते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म इनका उलट है। यहाँ पे क्या होते हैं कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी ब्रेकडाउन होती है सिंपल मॉलिक्यूल्स में। हमने ये कहा कि मेटाबॉलिज्म के 2 टाइप्स हैं, एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म में स्मॉल मॉलिक्यूल, माइक्रो मॉलिक्यूल मिलते हैं, मैक्रो मॉलिक्यूल बनाते हैं। जबकि कैटाबॉलिज्म में जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी कन्वर्जन होती है माइक्रो मॉलिक्यूल्स में। इसका हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन एनाबॉलिज्म के जो हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है वो है फोटोसिंथेसिस। और हमारे पास कैटाबॉलिज्म का इसकी भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। जो प्रॉपर बेस्ट एग्जांपल है वो हमारे पास है रिस्पायरेशन का। इसी के साथ साथ हमारे बॉडी के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, लिपिड्स है, उनकी भी क्या होती है, इंटरकन्वर्जन होती है, एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं। तो वो भी हमारे पास क्या है, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के एग्जांपल्स हैं। अगला हमारे पास है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन की इंपॉर्टेंस क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी के अंदर, इनका रोल क्या है। इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन, इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बन। तो कार्बन एटम लिविंग ऑर्गेनिज्म के में एक किस्म का बैकबोन का किरदार करता है। एक किस्म का हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं इसको एक किस्म का स्केलेटन प्रोवाइड करता है। स्केलेटन जिस तरह हमारे जिसमें स्केलेटन क्या है, फ्रेमवर्क देता है बॉडी को, तो इसी तरह कार्बन एटम भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बॉडी को एक किस्म का फ्रेमवर्क देता है, स्केलेटन देता है। यानी कार्बन के बगैर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या है, उसकी वही यूनिकनेस, वही प्रॉपर्टीज, वही पिक्यूलियरिटी कुछ भी नहीं है। तो ये जो कार्बन एटम इतना इंपॉर्टेंस है, ये क्यों है इतनी इसकी, क्योंकि उसकी यूनिक प्रॉपर्टी की वजह से। तो वो प्रॉपर्टी कौन कौन से हैं, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो कार्बन एटम है ये है टेट्रावेलेंट है, टेट्रावेलेंट। टेट्रा बोलते हैं 4 को, वेलेंट निकला हुआ है वैलेंस से, यानी कार्बन एटम के जो एक्सटर्नल शेल है, जो वैलेंस शेल है, उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है। इसका ये मतलब है, लेट्स सपोज ये हमारे पास क्या है, ये कार्बन एटम है, तो इनके फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, उसका जो आउटर मोस्ट है जो वैलेंस है उसमें क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन है। इसी वजह से इसको हम कहते हैं कि टेट्रावेलेंट। और यानी कि ये जो 4 इलेक्ट्रॉन हैं इसी की बेस पे कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, यानी कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। और कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन जब होती है तो एनर्जी स्टोर होती है। इसी टेट्रावेलेंसी की बदौलत ये क्या कर लेते हैं, इनकी एक किस्म की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है।
और यही स्टेबल कन्फिग्रेशन, यही स्टेबिलिटी कार्बन को एक फेवर एलिमेंट करार देते हैं इस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, सेलुलर फंक्शन के लिए और लाइफ प्रोसेसेस को चलाने के लिए। इसी के साथ साथ कार्बन एटम क्या है हमारे पास कि ये ब्रांच चेन भी बना देता है। ये हमारे पास बहुत सारे कंपाउंड के साथ मिलता है, बहुत सारे एलिमेंट्स के साथ मिलता है। तो यही जो कार्बन एटम है, अगर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ बनाते हैं तो ये क्या कर लेते हैं, बहुत से इससे हम क्या लेते हैं, सेलुलर एनर्जी लेते हैं, एनर्जी के लिए इस्तेमाल होते हैं। अगर यही कार्बन ऑक्सीजन के साथ बनाते हैं, जिस तरह के हमारे पास ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड लेटर ऑन इसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि जब कार्बोहाइड्रेट है हमारे पास मैक्रोमॉलिक्यूल से ये बनते हैं मोनोसेकेराइड से, तो एक मोनोसेकेराइड दूसरे मोनोसेकेराइड के दरमियान जो बॉन्ड बनता है इसको हम नाम देते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द बॉन्ड विच इज प्रेजेंट बिटवीन टू मोनोसेकेराइड मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो इसी कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड की वजह से जो कार्बोहाइड्रेट्स है उनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं। इसी तरह प्रोटीन्स में क्या है, कार्बन जब नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है, यानी कार्बन होता है अमाइनो ग्रुप के साथ, ये भी हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो ये अमाइनो एसिड बनते हैं, अमाइनो एसिड से आगे इनके चेन बनते हैं जिसको हम नाम देते हैं प्रोटीन। तो ये प्रोटीन क्या कर लेते हैं, प्रोटीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर लेते हैं, प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर बनते हैं, फिर हमारे बॉडी के अंदर प्रोटीन के डिफरेंट फंक्शंस है। तो इसी तरह हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे मैक्रोमॉलिक्यूल्स है, जिस तरह सेल के अंदर होते हैं सेल्यूलोज है, फैट्स है, जो कि पानी में क्या है, इनसॉल्युबल्स है। और बहुत सारे हमारे पास माइक्रोमॉलिक्यूल्स है, जिस तरह हमारे पास फैटी एसिड्स हो गए, अमाइनो एसिड्स हो गए, हमारे पास मोनोसेकेराइड्स हो गए, ग्लूकोज हो गए, जिसको हम यूज़ करते हैं एनर्जी के तौर पे। जो माइक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं इनसे हम एनर्जी जल्दी हासिल करते हैं, हमारे लिए इजीली अवेलेबल होते हैं। लेकिन जो मैक्रोमॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले माइक्रो में कन्वर्ट होते हैं, यानी इनके लिए टाइम ड्यूरेशन क्या होती है, ज़्यादा चाहिए। कहने का मतलब ये है कि कार्बन एटम जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है, एक किस्म का स्ट्रक्चर स्केलेटन मतलब स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म को, एक किस्म का बैकबोन की हैसियत से इनको एक किस्म का फ्रेमवर्क देते हैं। कार्बन एलिमेंट हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक।